आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता दिनों एक खबर दी थी कि जब इकोनॉमिस्ट के अंदर साबिक चेयरमैन पीटीआई, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक आर्टिकल जो था वो शाया हुआ। मैंने उसके बाद कहा कि हुकूमत इन दिनों ये सोच विचार में है, पूरी रेकी की जा रही है कि कौन मिलने गया और किसने ये बाहर पहुंचाया। अब उसी की बुनियाद के ऊपर इकोनॉमिस्ट को मुर्तजा सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने एक लेटर भिजवाया है कि आपने एडिटोरियल पॉलिसी के खिलाफ किसी सजा याफ्ता शख्स का इंटरव्यू शाया किया है जो पाकिस्तान में सजा याफ्ता है, कैदी है, और उसने पाकिस्तान की साख को डीरेल करने की बात की। लेकिन यहां पे समझने की यह जरूरत है कि 2007 के बाद इकोनॉमिस्ट का यह पहला आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा पढ़ा गया है। 2007 में इससे पहले एक आर्टिकल सबसे ज्यादा पढ़ा गया था या सबसे ज्यादा शेयर किया गया था। उसके बाद दुनिया भर के अंदर इसकी व्यूअरशिप इकोनॉमिस्ट की इस आर्टिकल की वजह से बढ़ी है और उन्होंने अपने 2007 के रिकॉर्ड को तोड़ा है। यानी परेशानी तो है, पाकिस्तान के निजाम के हवाले से जो बातें हुई हैं, इलेक्शन के इनकाद के हवाले से जो बातें हुई हैं, उसमें जो लूप होल्स के हवाले से बातें हुई हैं, उसका बैनुल-अक़वामी सतह तक जाना सबके लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। और वहां पे निगरान हुकूमत का किसी एक पार्टी के साबिक सरबराह या उस पार्टी के हवाले से इस तरह का बयान रखना वो उनकी जानिबदारी को वाजे कर रहा है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर फिर मंजरनामा यूं ही देखने को मिलेगा और यूं ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। परेशानियां क्या होनी चाहिए थी? इलेक्शन के इनकाद के हवाले से होनी चाहिए थी, परेशानी सिक्योरिटी को लेकर होनी चाहिए थी, परेशानी आने वाले दिनों में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होनी चाहिए थी, मुआशी निजाम के हवाले से होनी चाहिए थी, सियासी निजाम की बेहतरी के हवाले से होनी चाहिए थी, जमहूरियत को डीरेल होने से बचाने के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान की बातें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के तवस्सुत से बैरूनी दुनिया तक किस तरीके से पहुंची हैं, उसका खोज लगाइए, पता लगाइए कि कौन वहां तक चला गया और उसको एक लेटर भेज दिया कि आपने अपने एडिटोरियल पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है, वही है वहशत, वही है नफरत, आखिर इसका क्या है सबब। इंसान इंसान बहुत रटा है, इंसान इंसान बनेगा कब, जिसकी तेग है दुनिया उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सब कातिल हैं, सब मकतूल हैं, सब मजलूम हैं, जालिम सब। खंजर खंजर कातिल अबरू, दिलबर हाथ मसीहा होंठ। लहू लहू है शामे तमन्ना, आंसू आंसू सुबह तरब। जख्मी सरहद, जख्मी कौमें, जख्मी इंसान, जख्मी मुल्क। हरफे हक की सलीब उठाए, कोई मसीह तो आए अब। पाकिस्तान के मौजूदा निजाम में अगर आपने कुछ सुनना है, बेहतरी के लिए सुनना है, तो पुराने जमाने में बादशाहों के दरबार में गायकी अब मिरासी आया करते थे। बादशाहों के सामने अपने फन का मुजाहिरा किया करते थे और इनामो इकराम से अपना गुजर बसर कर लेते थे। एक दफा ऐसा ही एक फनकार किसी अपने से बड़े फनकार बादशाह के यहां पेश हुआ, गाना शुरू कर दिया। बादशाह भी फनकार था, बादशाह को उसका कलाम बहुत पसंद आया। बादशाह ने 1000 अशरफियों का ऐलान कर दिया। फनकार साहब ने मजीद तरन्नुम और जोश से गाना गाया। बादशाह ने 1500 अशरफियों का मजीद ऐलान कर दिया। इस तरह फनकार सुर बिखेरता गया और बादशाह सलामत ऐलानात करते गए। रात गए, महफिल खत्म हुई, सब अपने अपने घरों को हो लिए। अगले दिन गायक ने अपने अच्छा सा सूट पहना और फिर हो गया दरबार में हाजिर। बादशाह सलामत से जाके अर्ज की कि हुजूर, आपने रात को अशरफियों का ऐलान किया था, मैं वो लेने आया हूं। बादशाह सलामत बोले, कौन सी अशरफियां, कौन सा इनाम? तुमने गाना सुनाकर मेरे कानों को सुरूर पहुंचाया, मैंने ऐलान करके तुम्हारे कानों को। हिसाब बराबर हो गया। अगर कानों का सुरूर हासिल करना तो कानों के सुरूर के लिए एक ऑप्शन बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबी निशान से महरूम हो जाती है, क्योंकि अभी तो डिविजनल बेंच का फैसला बाकी है, डिविजनल बेंच के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी उनका मामला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट जो पूरे मंजरनामे को बखूबी देख रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के हवाले से भी इनकी समातें वहां पर हो रही हैं। तो पीटीआई को अदलिया से रिलीफ की कितनी तवक्को है और अपने इंतखाबी निशान की बहाली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से रिलीफ की जो तवक्को है, वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के रद्द अमल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर उसका इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 90% से ज्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बल्ले का निशान बहाल कर देगी। मगर इस हवाले से पाकिस्तान के सियासी निजाम के ऊपर या इलेक्शन के निजाम के ऊपर नजर रखने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान बहाल करवाने के 2 मरहले अभी बाकी हैं। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट जिसकी हर केस पर बड़ी गहरी नजर है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मसाइल हैं,
वो मसाइल सभी के इलेक्शन में होते हैं, लेकिन सरफे नजर कर दिया जाता है और तारीख में कभी इसके ऊपर गौर नहीं हुआ था। अब पहली बार जो एक्शन लिया गया है तो वो जानिबदारी या गैर जानिबदारी उसके तनासुब को क्लियर नहीं कर पा रहा। इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद केस मजबूत हो सकता है, लेकिन बल्ले का निशान अगर बहाल नहीं भी होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन ऑप्शंस के ऊपर गौर कर सकती है। जमीनी हकायक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुवाफिक नहीं है बल्ले के निशान के हवाले से, और एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन का इनकाद लगभग एक माह की दूरी पे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जो है वो कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त कर रही है और इस जमात को अपने कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शिकायत के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का सबसे बड़ा शिकवा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता, ये अगर की बात है, मफरूजा है, तो ऐसे हालात में जब पीटीआई मुश्किलात का शिकार होगी तो उसके पास प्लान क्या होगा, इस हवाले से कौन से ऑप्शंस जेरे गौर आ सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने, आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमसे निशान लिया गया तो हम प्लान बी के ऊपर गौर करेंगे। अगर प्लान बी पूछा जाए पीटीआई के रहनुमाओं से तो उनका यह कहना है कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हम किसी और इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे। निशान कोई भी हो, वोटर्स पीटीआई का साथ देंगे। अब कोई और निशान किस तरीके से मिल सकता है? पीटीआई के पास बल्ले के निशान की अदम मौजूदगी में प्लान बी हो सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करके ये बताया जाए कि ये आजाद उम्मीदवार जो हैं ये असल में आजाद नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि आजाद उम्मीदवारों की सूरत में ज्यादातर नजरियाती लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो जीत कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे और वफादारी तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आजाद मैदान में उतरना है तो हॉर्स ट्रेडिंग के बहुत से खदशात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होंगे। इस ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी दूसरी पार्टी के साथ इल्हाक कर सकती है, तो अगर इल्हाक कर सकती है तो किस पार्टी से इल्हाक करना उनके लिए सूदमंद हो सकता है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम रहती है और दूसरे इंतखाबी निशान का उसूल भी किसी वजह से मुमकिन नहीं हो पाता, जो लग भी रहा है कि नहीं हो सकता, तो क्या किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक हो सकता है? यह सवाल वो है जो अहमियत का हामिल है। इसका जवाब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख्त देखें, तर्ज सियासत देखें, पीटीआई के रहनुमाओं के सियासी असलूब देखें, तो उसमें खान साहब जो है वो सियासी जमातों के साथ बैठने को तरजीह नहीं देते थे, लेकिन दूसरी जानिब वो चंद नशिस्तें रखने वाली जमात काफ लीग को पंजाब की वजारत आला भी दे चुके थे। बड़ी जमातों के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, छोटी जमात वालों को वजारत आला भी दे दी और बाद में उसी जमात के शख्स को अपनी जमात में शामिल करके अपनी जमात का सदर भी बना दिया। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। इलेक्शन के बाद छोटी जमातों को साथ में लाके मखलूत हुकूमत भी बनाई जा चुकी है, मगर इस सब के बावजूद मौजूदा हालात में शायद वो ऐसा ना करें। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन बाकी ना रहे और आजाद हैसियत में वो ना जाना चाहें और इसके साथ साथ वो मखसूस नशिस्तें भी हासिल करना चाहें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसी जमात से इल्हाक करेगी जिसके अपने उम्मीदवार कम से कम हो, लेकिन उसके पास अपना इंतखाबी निशान मौजूद हो। पीटीआई के पास ऑप्शन पहला क्या है? शेख रशीद साहब की अवामी लीग। अवामी लीग अगर तमाम अफराद को टिकट जारी कर दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है तो अवामी लीग का निशान मिल जाएगा। दूसरा, वहदतुल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन पीटीआई अगर ऐसा करती है तो पीटीआई का जो एक अरोमा है क्या वो कायम रह पाएगा? क्या पीटीआई के कारकुन उसको कबूल कर पाएंगे? क्योंकि ये वो ऑप्शंस हैं। पीटीआई ने अपने पास किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन नहीं रखी हुई। जो जमात सीट एडजस्टमेंट के मामले पे राजी होती है वो कहीं और से ऑर्डर के बाद राजी होती है, तो इसलिए वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर गौर नहीं करना चाहती। लेकिन पीटीआई किसी जमात से अगर इल्हाक नहीं करती और बल्ले के निशान से भी महरूम रहती है तो वो किसी न किसी नौइयत के सियासी नुकसान से दोचार हो सकती है। मखसूस निशान के हुसूल के जरिए सियासी नुकसान से बचने की तदबीर तो है, लेकिन मखसूस निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तसव्वुर होगा, ये बुनियादी सवाल है। जब वो तसव्वुर नहीं हो सकता तो किसी छोटी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के करीब, उन लोगों ने इनके साथ इत्तेहाद हमेशा कायम रखा था। इसके अलावा एक और जमात भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, एजाजुल हक, जिनके अपने कागजात मुस्तरद हुए थे और कल के दिन रावलपिंडी में उनके कागजात मंजूर हुए हैं और वो अपनी कंपेन भी चला रहे हैं।
और मौजूदा सूरत हाल में वो एक नेशनल यूनाइटेड अलायंस भी बनाना चाहते हैं, कौमी यकजहती इत्तेहाद, जिसमें उन्होंने बेशुमार ऐसे लोगों से बात की जो किसी भी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, या फिर अगर किसी जमात से लड़ना चाहते हैं तो वो जमातें इल्हाक के अंदर आना चाहती हैं। अगर उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए तब भी पीटीआई के पास ऑप्शन हो सकते हैं। और इस पे सोच विचार के लिए पीटीआई के पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं। अगर पीटीआई ने फैसला कर लिया तो बड़े बड़ों के आसान खता हो सकते हैं। अगर एक निशान मिल गया, वो एक निशान कितना भारी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख के अंदर अपने निशान को तब्दील करवा के दूसरे निशान के ऊपर मैदान में उतरी थी और जीती थी। फिर उसी को उन्होंने अपना मेन सिंबल भी बनाया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस बल्ला मिल जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी तलवार बाद में मिल गई थी, लेकिन उन्होंने तीर को ही अपनाया था। बल्ला वापस दोबारा भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें सोचने के लिए चंद दिन बाकी हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।